Hey guys, so welcome back to our e-learning platform Origins ईशाला। सो अभी तक के लेक्चर्स में आपने कई बार मेरे मुंह से अलग अलग टाइप के रिएक्टर्स के नाम सुने होंगे, लाइक ब्रीडर रिएक्टर, सब क्रिटिकल रिएक्टर, सुपर क्रिटिकल रिएक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मेन थिंग इज, आखिर होते कितने टाइप के रिएक्टर है? बिकॉज इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग, you know what you are studying about, but it has so many types that you can't keep the count of, or you can't understand what exactly is this type of reactor. So उसको समझने में भी प्रॉब्लम आती है, याद रखने में भी प्रॉब्लम आती है, इन शॉर्ट प्रॉब्लम आती है। अब करे क्या? इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है कि एक चीज में मान लो कहता हूँ मार्कर है, बट कौन सा मार्कर है? व्हाइट बोर्ड मार्कर है, टेम्पररी मार्कर है, परमानेंट मार्कर है, इतने टाइप्स आ जाते हैं। किसी एक टाइप के अंदर भी ये पक्के से नहीं आ सकते, यानी टेम्पररी मार्कर भी है, व्हाइट बोर्ड मार्कर भी है। सो व्हाट इज इट्स एक्चुअली कौन से टाइप का है ये मार्कर? ऐसा कभी हो नहीं सकता, इंजीनियरिंग में तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही चीज एक साथ सेवरल टाइप्स की होती है। ऑफ कोर्स आपने अगर स्टीम पावर प्लांट स्टडी किए हैं तो उसमें जो बॉयलर होते हैं, बॉयलर की भी यही स्टोरी है। और ये जनाब है एक तरह का बॉयलर ही, इट जस्ट टेक्स हीट from nuclear reaction and sends to water instead of coal. So इसका भी लोचा तो वही होने वाला है। तो करे क्या? एटलीस्ट आपकी प्रॉब्लम का थोड़ा इजी कर सकते हैं, उन टाइप्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, उन्हें ग्रुप कर सकते हैं, ताकि फॉर वन पर्टिकुलर रीजन और वन पर्टिकुलर सिमिलैरिटी दे कैन बी ग्रुप्ड एंड यू कैन इजीली समराइज देम। सो विद दैट सेड, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत अच्छा है और आपको अंडरस्टैंडिंग में, और इनफैक्ट आप कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर जब करोगे तब इस क्लासिफिकेशन के हेल्प से आपको उसके कई सारे फीचर्स भी साथ में पता चल जाएंगे, लाइक उसका एप्लीकेशन क्या होने वाला है, उसका हीट जनरेशन कैसा है, उसमें न्यूट्रॉन एलिमेंट कैसे होने वाला है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको इस क्लासिफिकेशन से, अगर आप कंपेयर करोगे एक पर्टिकुलर रिएक्टर को, आपको उसकी डिटेल्स मालूम पड़ जाएगी। सो इट हेल्प्स लाइक दैट ऑल्सो। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। बाय द वे, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो देन डू सब्सक्राइब इट, एंड ऑफ कोर्स अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कोई भी क्वेरी हो तो। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेस सेशन। तो बेसिकली किसी भी रिएक्टर के हम दो मेजर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट है एप्लीकेशन बेस एंड सेकंड है उसके डिजाइन के बेस। तो एप्लीकेशन बेस क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ऐसे रिएक्टर्स फर्स्ट जो रिसर्च और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, यानी स्मॉल स्केल, उनका मेन पर्पस पावर क्रिएट नहीं करना होता, बट उनके अंदर रिसर्च करते हैं, यानी कैसे पावर एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है, या फिर फॉर एजुकेशन पर्पस, लाइक इसमें कैसे पावर जनरेट होती है वो आपको लाइव सैंपल बताना है। तो कई सारे कॉलेजेस में छोटे मिनिएचर पावर प्लांट्स होते हैं। ऑफ कोर्स जीटीयू में शायद ही किसी कॉलेज में होगा, बट या फॉरेन यूनिवर्सिटीज में मिनिएचर मॉडल्स होते हैं जो एग्जैक्ट जो प्रोसेस होता है उसको रेप्लिकेट करते हैं मिनिएचर स्केल पर। ऑफ कोर्स सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी उनमें फॉलो करने पड़ते हैं अगर एक्चुअल न्यूक्लियर फ्यूल यूज होता है तो। देन आते हैं प्रोडक्शन रिएक्टर। अब प्रोडक्शन रिएक्टर कई सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं विद पावर प्रोडक्शन रिएक्टर, यानी जो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस करते हैं वो रिएक्टर, बट नो, इट्स नॉट दैट। यहाँ पर प्रोडक्शन रिएक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन स्केल जो है, वहां पर आपके प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चाहिए प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी चाहिए। दो टाइप की एनर्जी चाहिए प्रोडक्शन में, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस हीट एनर्जी भी जरूरत पड़ सकती है फॉर ड्राइंग पर्पस, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई। तो वहां पर जो प्रोडक्शन के लिए कैप्टिव पावर प्लांट अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करते हो तो वो जो रिएक्टर है दैट विल बी नोन एज प्रोडक्शन रिएक्टर, बिकॉज इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बिना प्रोडक्शन हो नहीं सकता, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है मशीन्स को चलाने के लिए, एंड सेकेंडली जो हीट चाहिए ड्राइंग करने के लिए या हीटिंग करने के लिए केमिकल्स को, वो भी वहीं से आ रहा है, रिएक्टर से। सो दैट इज अ प्रोडक्शन रिएक्टर। नेक्स्ट आता है सेंट्रल पावर रिएक्टर। अब ये है वो रिएक्टर जो आप पहले इसको समझ रहे थे, यानी आपकी जो नेशनल ग्रिड में कनेक्ट होकर जो पावर सप्लाई आती है इलेक्ट्रिकल की, अगर वैसे स्केल पे आपको पावर प्रोड्यूस करनी है देन यू नीड अ सेंट्रल पावर रिएक्टर। ये मेजरली कस्टमर्स तक पावर पहुंचाने के उद्देश्य से सेटअप किया जाता है। सो इसका सोल पर्पस इलेक्ट्रिकल जनरेशन होता है। और ऑफ कोर्स ये
मेन ऑलवेज रनिंग कंडीशन में रहता है, बेस लोड पे वर्क करता है। ऑफ कोर्स अगर आपको बेस लोड, पीक लोड, एवरेज लोड ये सब नहीं पता, देन डू चेक आउट आवर प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू पावर प्लांट। उसमें मैंने डिस्कस किया कि बेस लोड, पीक लोड क्या है। तो जो बेस लोड पावर प्लांट होता है, सिमिलर टू दैट दिस रिएक्टर वर्क्स एज ए सेंट्रल पावर रिएक्टर, जो बेस लोड पे हमेशा पावर जनरेट करता रहेगा। देन आता है हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्टर। अब ये जो प्रोडक्शन रिएक्टर है ना, इसमें दोनों काम होते हैं। अगर मैं इन दोनों काम को स्प्लिट कर दूं तो ये आ रहा है। हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्टर का मेन काम यही है, ये जस्ट प्रोड्यूसेस हीट फॉर ड्राइंग पर्पस, हीटिंग पर्पस एक्सेट्रा, स्पेस हीटिंग, बहुत सारे हीट के तो बहुत काम होते हैं। हाँ, एक्सेप्ट फॉर पावर जनरेशन, अगर आप हीट बनाए वो सारे काम, क्योंकि पावर जनरेशन है तो सिर्फ वापस यही रिपीट आ जाएगा तो फायदा नहीं है। सो हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्टर्स आते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रोपल्शन रिएक्टर्स। अब ये मेन है प्रोपल्शन। जेट प्रोपल्शन नाम सुना होगा आपने, बट बेसिकली प्रोपेलर जिसमें चलते हैं वो मशीन्स को पावर करने का, यानी उस प्रोपेलर को चलाने की पावर के लिए आप जब रिएक्टर यूज करते हो, दैट इज अ प्रोपल्शन रिएक्टर। अब प्रोपेलर मेजरली जहां पे इतनी हाई पावर की जरूरत पड़ती है कि न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप करना पड़े, वैसे मेजरली दो ही काम होते हैं, एक शिप्स एंड सेकेंड सबमरीन्स, क्योंकि उनको कई सारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। तो उतना फ्यूल क्या बोलते हैं, ज्यादा कोयला तो ले जा नहीं सकते, कोयला बहुत वजन ले लेगा, लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है वो बहुत स्मॉल स्पेस में बहुत ज़्यादा पावर डेंसिटी प्रोड्यूस करता है। सो उसका वजन इतना इफेक्ट नहीं करता। सो फॉर दैट पर्पज सबमरीन में, शिप में प्रोपल्शन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज होना कॉमन है। और लास्ट आते हैं स्पेस रिएक्टर्स। तो स्पेस में सैटेलाइट्स को हर बार सोलर से चलाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सैटेलाइट भी अर्थ के पूरे तरफ घूमती रहती है, राइट। एंड सन और अर्थ के पीछे जब आ जाते हैं सैटेलाइट, तब भी तो पावर के लिए कुछ तो चाहिए। तो न्यूक्लियर इज ऑल्सो एन ऑप्शन यूज्ड फॉर द पावर प्रोड्यूसिंग इन सैटेलाइट्स एट दैट केस। तो ये तो बेसिकली थे एप्लीकेशन बेस। इसमें सारे आ गए एक तरह से, क्योंकि सेंट्रल पावर आ गया, वो अपना जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो इंडस्ट्री में यूज होता है, वो सब आ गए एक बार। बट अगर मैं डिजाइन के तौर पे बात करूं, यानी उनको जिस तरह से डिजाइन किया है, तब थोड़ा खेल ट्रिकी हो जाता है, बिकॉज उसके अंदर और भी सब कैटेगरीज आ जाती है। लाइक न्यूट्रॉन एनर्जी कौन से टाइप की आ रही है, उस बेसिस पे और रिएक्टर का क्लासिफिकेशन आ जाता है। आपका जो फ्यूल बंडल आपने यूज किया सिलिंड्रिकल शेप में है, हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस है, कैसा है, उसके बेस पे और क्लासिफिकेशन आ जाएगा। इनफैक्ट आपका फ्यूल का मटेरियल क्या है, एनरिच यूरेनियम है, नेचुरल यूरेनियम है, उस बेस पे फ्यूल रीजनरेशन, यानी आपका फ्यूल वापस रिकवर हो रहा है या नहीं, ब्रीडिंग हो रही है नहीं, उस बेसिस पे। और ऑफ कोर्स आपका कूलेंट और मॉडरेटर, इनके मटेरियल के बेसिस पे भी रिएक्टर का क्लासिफिकेशन है। तो ये टॉपिक को हम थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं वन बाय वन। सो लेट्स बिगिन। अब सबसे पहला था बेस्ड ऑन न्यूट्रॉन एनर्जी। ये बहुत सिंपल है। तो न्यूट्रॉन एनर्जी में दो टाइप के होते हैं, एक होता है फास्ट रिएक्टर, एक होता है थर्मल रिएक्टर। अब ऑफ कोर्स फास्ट और स्लो होना चाहिए, आई नो, जो कॉमन सेंस चलता है हम लोगों का कि फास्ट है दूसरा स्लो होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे फास्ट इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम पे बनने वाले फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं 13,200 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड पे जाने वाले, उनको डायरेक्टली यूटिलाइज कर लिया जाता है एनर्जी बनाने के लिए। इसमें डायरेक्टली ब्रीडिंग रिएक्टर्स जो है वो एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि उनके अंदर हम मॉडरेटर्स का यूज़ नहीं करते। मॉडरेटर के बिना वो 13,200 किलोमीटर पर सेकेंड वाली स्पीड को डायरेक्ट ब्रीडिंग के प्रोसेस में हम कन्वर्ट करते हैं फिशनेबल फ्यूल में। हाँ, तो वो फिशनेबल फ्यूल जब बनता है तब उसका एनर्जी लॉस होता है और उस हिसाब से उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। हम जानबूझ के स्पीड कम नहीं करते, लेकिन ये फास्ट न्यूट्रॉन्स का डायरेक्ट यूज होता है, इसलिए हम फास्ट रिएक्टर बोलते हैं। इसमें मॉडरेटर यूज नहीं होता। तो कीवर्ड्स यही है कि मॉडरेटर नहीं है एंड फास्ट न्यूट्रॉन्स यूज करने, और एग्जांपल है ब्रीडर रिएक्टर्स। तो सेकंड थर्मल रिएक्टर। अब यहाँ पर हम मॉडरेटर यूज करेंगे और थर्मल रिएक्शन की जो रेंज है उनको स्पीड कम करने के बाद कुछ 2200 मीटर्स पर सेकेंड की उस स्पीड पे उनका यूटिलाइजेशन करने वाले चेन रिएक्शन के अंदर। सो इन्हें हम इसलिए थर्मल रिएक्टर कहते हैं कि मैंने पहले भी आपको कहा कि थर्मल रिएक्शन हो रहा है, थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन, दैट्स व्हाई दिस इज अ थर्मल रिएक्टर नॉट स्लो रिएक्टर। तो आई थिंक इट इज क्वाइट सिंपल, विदाउट मॉडरेटर, विथ मॉडरेटर, फास्ट न्यूट्रॉन्स एंड थर्मल न्यूट्रॉन्स। थर्मल न्यूट्रॉन्स यानी वही है
जिन्होंने मॉडरेटर के साथ इलास्टिक कोलिजन करके अपनी स्पीड को लॉस कर दिया, 13,200 किलोमीटर पर सेकंड से 2200 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे आ गए। नेक्स्ट था बेस्ड ऑन फ्यूल बंडल ज्योमेट्री। तो ये बहुत सिंपल, आपने पहले भी कई बार न्यूक्लियर फ्यूल के टॉपिक में इसको देखा है कि होमोजीनियस फ्यूल एंड हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस कब कहेंगे, जब हमारा फ्यूल और मॉडरेटर का जो मटेरियल है दोनों को हमने मिक्स करना है एंड देन वी हैव टू क्रिएट अ फ्यूल बंडल। सो इन दैट केस इट विल बी होमोजीनियस मिक्सचर, यानी जस्ट लाइक आरसीसी, रेनफोर्स कंक्रीट जो कहते हैं, तो उसका सीमेंट कंक्रीट का जो मिक्सचर होता है वो एकदम होमोजीनियस, परफेक्टली यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। सो सिमिलरली यहाँ पे हम फ्यूल एंड मॉडरेटर को मिक्स करके ये अपना फाइनल जो फ्यूल बंडल है वो बनाने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज हेट्रोजीनियस। इसमें क्या होता है कि फ्यूल का रॉड होगा, उसके अराउंड मॉडरेटर की ट्यूब होगी जो उस पर कोटिंग की होगी एंड देन इट विल बी क्लैडिंग एंड एक्सेट्रा। ये एक होता है। दूसरा होता है प्लेट्स, फर्स्ट मॉडरेटर की प्लेट, फ्यूल की प्लेट, अगेन मॉडरेटर की प्लेट, अगेन फ्यूल की प्लेट, इससे अल्टरनेट लेयर्स होते हैं। दैट इज ऑल्सो वन मेथड। तो इसमें क्या है, फ्यूल एंड मॉडरेटर को हमने अलग अलग सॉलिड फॉर्म में लिया एंड देन वी टुक सम अरेंजमेंट ऑफ अल्टरनेटिंग लेयर और कोटिंग अराउंड द फ्यूल। सो दैट्स व्हाट इज हेट्रोजीनियस रिएक्टर, जिसमें हम मॉडरेटर और फ्यूल को मिक्स नहीं करते। लास्ट है कि फ्यूल के मटेरियल का। अब ये बहुत ही सिंपल है, आपने ऑलरेडी 2 बार 3 बार ये टॉपिक सुन लिया है, बट जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। फिशनेबल एंड फर्टाइल मटेरियल, याद है न्यूक्लियर फ्यूल का बेसिक हमने जब डिटेल में स्टडी किया था। तो फिशनेबल फ्यूल मटेरियल जहाँ यूज होता है लाइक U-233, 235, 239 जो डायरेक्टली फिशन रिएक्शन कर सकते हैं रेडीली, तब वो होता है फिशनेबल रिएक्टर। लेकिन जब आप फर्टाइल फ्यूल रिएक्टर की बात करते हो तो फर्टाइल कंडीशन के फ्यूल लाइक इसमें से एक कम कर दो, थोरियम 232 पावर वाला, एंड इसमें से एक कम कर दो तो यूरेनियम 238, इन मटेरियल्स को यूज करना है, इनका ब्रीडिंग प्रोसेस करना है, इनसे जो 235 या 239 आता है उनको यूज करके आप रिएक्शन करते हो। दैट इज अ फर्टाइल फ्यूल रिएक्टर। और जनरली इसमें सब ब्रीडर रिएक्टर्स ही आते हैं, जस्ट लाइक दिस केस, यानी फास्ट रिएक्टर, फर्टाइल फ्यूल रिएक्टर एंड ब्रीडर रिएक्टर तीनों बेसिकली सेम ही है, बट उनके फंक्शन के बेस पे हमने उन्हें अलग अलग नाम दिए हैं। दैट्स व्हाट जुगाड़ इज। एंड द लास्ट टू जो नेचुरल और एनरिच यूरेनियम के फॉर्म पे है, तो जिसमें हम नेचुरल यूरेनियम जो कुदरती मिलता है जिसमें 0.7% से कम U-235 की वॉल्यूम होती है या वेट होता है, उसको हम डायरेक्टली यूज कर देते हैं रिएक्टर में। ऐसे रिएक्टर जो ये सपोर्ट करते हैं दोज आर नेचुरल यूरेनियम रिएक्टर्स। और जिसमें हमें 235 को एनरिच क्वांटिटी में डालना पड़ता है, यानी 1.5 से 2.5 या 3% तक भी मैक्सिमम जा सकता है, भले लिखा 2.5 है पर 3% भी चलता है। तो U-235 जिसमें इतना क्वांटिटी हो परसेंटेज में मास में अंदर, then that will be enriched uranium reactor. So ये 3 सब क्लासिफिकेशन आपको समझ आए होंगे। Now moving on to the last 3 सब क्लासिफिकेशन and then you will have this topic covered in your pocket. Let's get on with it. So here we go with the last 3 सब क्लासिफिकेशन। अब आगे बढ़ने से पहले just to remind you, अगर आपको मैं जिसमें से पढ़ाता हूँ वो रेफरेंस बुक रिफर करनी है या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक, इनफैक्ट पावर प्लांट इंजीनियरिंग की या किसी भी सब्जेक्ट की आपको चाहिए हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी हो, यूपीएससी जीपीएससी के लिए उसकी बुक चाहिए हो, then do visit our blog www.originsconglomerates.blogspot.com and just search the subject that you want books for, or you can directly search the book's name also. So with that said, let's move on. तो अब आता है बेस्ड ऑन फ्यूल रीजनरेशन, यानी फ्यूल वापस बन रहा है या नहीं। सो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट तो ब्रीडर रिएक्टर, क्योंकि ब्रीडर रिएक्टर में आप डालते हो फर्टाइल फ्यूल बट इट रीजनरेट्स इट इन द फॉर्म ऑफ फिशनेबल फ्यूल एंड देन इट यूटिलाइजेस दैट फ्यूल। यानी यहाँ पे बाय प्रोडक्ट जो आ रहा है आपका, आपने डाला था फर्टाइल पर, बाय प्रोडक्ट क्या मिला आपको, इट इज अ फिशनेबल मटेरियल। सो आपको न्यूक्लियर मटेरियल एलिमेंट वहाँ पे एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है। सो वो ब्रीडर रिएक्टर का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। बट दूसरे आते कन्वर्टर रिएक्टर। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमारे एनर्जी, जरूरत नहीं कि एनर्जी हम ऑब्टेन करें उसके लिए बनाए गए रिएक्टर्स के लिए ही है। रिएक्टर्स के कई सारे फंक्शन होते हैं। हम ऑफ कोर्स एनर्जी जनरेशन के लिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ पावर प्लांट इंजीनियरिंग, बट कई सारे फंक्शन होते हैं। तो उनमें से एक फंक्शन ये भी होता है कि हमें रिक्वायर्ड मटेरियल्स ऑब्टेन करने हैं। सो जो ब्रीडर्स होते हैं, ब्रीडर्स वो कन्वर्ट करके भी तो दे रहे हैं। सो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन कैसे कन्वर्ट कर रहा है उसके ऊपर है। तो अगर आपका एलिमेंट
न्यूक्लियर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, देन इट इज अ ब्रीडर रिएक्टर, एंड इट इज इफ गेटिंग कन्वर्टेड टू स्टेबल मटेरियल, यानी ऐसा होता है ना कई सारे न्यूक्लियर एलिमेंट्स रिएक्शन कर करके क्रिप्टॉन या ऐसे स्टेबल कंडीशन में आ जाते हैं जो नॉन रेडियो एक्टिव एंड नॉन न्यूक्लियर कंडीशन में होते हैं. सो दोज आर कन्वर्टर रिएक्टर. उनका मेन फंक्शन ये होता है कि कन्वर्ट करना है एंटिटीज को. पावर जनरेशन ये एक्स्ट्रा हो गया, बट मेन प्रोसेस ये होता है कि एज ए बाय प्रोडक्ट उन्हें स्टेबल मटेरियल्स चाहिए. सो दैट इज वन वे टू लुक एट इट, ब्रीडर रिएक्टर्स एंड कन्वर्टर रिएक्टर्स. नेक्स्ट आता है कि आप कौन सा कूलेंट यूज कर रहे हो. अब ये बहुत ही सिंपल है. और हाँ, एक बात फिर से याद दिला देता हूं कि कूलेंट यहां पर अनलाइक स्टीम पावर प्लांट्स ये कूल नहीं कर रहा है. ऑफकोर्स रिएक्टर को कूल कर रहा है, बट यही कूलेंट हम पावर जनरेशन के लिए भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल वाटर जो है हमारा H2O वो रिएक्टर को ठंडा करेगा, स्टीम बनेगा एंड इट विल रन अ टर्बाइन, या फिर इट विल अगेन रीहीट अनदर वाटर इन अनदर सर्किट एंड दैट वाटर विल वर्क फॉर टर्बाइन. बट मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हीट ट्रांसफर करनी है. सो जस्ट लाइक बॉयलर में वाटर को हीट करते हैं, यहाँ पर भी हमें हीट ट्रांसफर करनी है. तो कूलेंट हमारा वो मेंबर है जो रिएक्टर की हीट ले रहा है. सो सिर्फ ठंडा करना नहीं फंक्शन है, इससे आगे पावर जनरेशन के लिए हीट को ट्रांसफर करना है. दैट इज द मेन फंक्शन कूलेंट का. अनलाइक अदर में हमारा मेन पर्पज होता है ठंडा करना, बट यहाँ पर पावर को ट्रांसफर करना हमारा फंक्शन है. पर्टिकुलरली एनर्जी को ट्रांसफर करना, पावर नहीं बोल सकते, एनर्जी को ट्रांसफर करना, टू बी मोर प्रिसाइज. सो सिंपल वाटर यानी H2O का आप यूज कर रहे हो कूलेंट के तौर पे, तो इट विल बी सिंपल वाटर कूल्ड रिएक्टर. अगर आप हैवी वाटर यूज कर रहे हो D2O, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, तो हैवी वाटर कूल्ड रिएक्टर. सिमिलरली कई सारे गैसेस भी यूज होते हैं, वो ऑफकोर्स हम देखेंगे. गैस कूल्ड रिएक्टर का भी हम एक डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगा, तब आप देखोगे कौन सी गैसेस यूज होती है, लाइक हीलियम वैसे भी यूज हो सकते हैं. सो दैट इज वन केस. एंड ऑफकोर्स लिक्विड मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, लीड, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो बट बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, बिकॉज न्यूक्लियर पावर प्लांट में इतनी हीट जनरेट होती है कि वाटर तुरंत बॉयल हो जाए. बट इन मेनी केसेस हमें डायरेक्टली बॉयल नहीं करना रहता, बिकॉज दिस वाटर और दिस कूलेंट विल बी रेडियो एक्टिव. सो उसे हम डायरेक्ट टर्बाइन में भेजेंगे तो टर्बाइन भी रेडियो एक्टिव हो जाएगा. तो इंस्टेड हम क्या करते हैं, एक सेकेंड सर्किट बनाते हैं जो उससे हीट ट्रांसफर करके करती है. जो फर्स्ट सर्किट है कूलेंट की, उसमें हम कुछ अलग मटेरियल्स यूज कर सकते हैं. वो ऑफकोर्स हम स्टडी करेंगे, बट इतना याद रखिए कि उसमें हम लिक्विड फॉर्म में चलाना है. तो जो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो है बट बॉइलिंग पॉइंट हाई है, उनको हम प्रीफर करते हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड ऑफकोर्स देयर इज मर्क्यूरी एज वेल. सो उसके बेस पे लिक्विड मेटल कूल्ड रिएक्टर. अगर सोडियम यूज करूंगा तो सोडियम कूल्ड रिएक्टर, मर्क्यूरी यूज करूंगा तो मर्क्यूरी कूल्ड रिएक्टर. इन ऐसे नाम आते जाते हैं उसके, उसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है, बट लिक्विड मेटल हो रहा है. जरूरी नहीं कि आपके नेचुरल टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में लिक्विड होना चाहिए. वो हाई टेम्परेचर हम अटेन करके उसको लिक्विड बनाते हैं एंड देन इट लिक्विड मेटल वहाँ पे फ्लो होता है. जरूरी नहीं कि अभी लिक्विड होना चाहिए. मर्क्यूरी यूज होता है, बट सोडियम, पोटेशियम जो अभी सॉलिड है वो भी यूज कर सकते हैं उन्हें मेल्ट करके. दैट इज हाउ इट गोज. एंड ऑफकोर्स ऑर्गेनिक लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, उनको भी हम यूज कर सकते हैं, लाइक पॉलीफिनाइल. सो ये थे 5 कूलेंट के बेस पे. ऑफकोर्स और भी अलग अलग कूलेंट आप यूज करो तो उस बेस पे भी आप कर सकते हो, बट वो मोस्टली इन्हीं कैटेगरी में. अलग मेटल के कई सारे अलग अलग आ जाते हैं वापस, ऑर्गेनिक लिक्विड के भी कई आ जाते हैं, गैस भी अलग अलग टाइप के आ जाते हैं. सो दैट इज हाउ इट गोज. और लास्ट आता है कि आप मॉडरेटर कौन से यूज कर रहे हो. तो मैंने पहले भी कहा है कि ज्यादातर जुगाड़ चलता है इंडस्ट्री में, तो क्या करते हैं कि वाटर या हैवी वाटर को यूज कर लेते, तो हमारे कई सारे काम हो जाएंगे. कूलेंट का भी काम वही करेगा, मॉडरेटर का भी काम वही करेगा, तो खर्चा बचेगा भाई, है ना. और रिफ्लेक्टर का भी काम इसको ही पकड़ा देते हैं. तो दैट इज द बेसिक जुगाड़. बट कमिंग टू द मेन पॉइंट कि आप मॉडरेटर कौन से यूज कर रहे हो. तो अगर सिंपल वाटर यूज कर रहे हो देन इट विल बी सिंपल वाटर मॉडरेटेड रिएक्टर. यहाँ पे आपको वर्ड ध्यान रखना है. यहाँ पे कूलेंट है बेस्ड ऑन कूलेंट, बट द रिएक्टर का नाम कूल्ड रिएक्टर, मॉडरेटेड रिएक्टर. ये इंग्लिश में ग्रामर की मिस्टेक होती है जो कई सारे बच्चे करते हैं. सो इसका अगर आप इंग्लिश में पेपर लिख रहे हो स्पेशली तो ध्यान रखिएगा कि मॉडरेटेड रिएक्टर. मॉडरेटर यहाँ पे भले लिखा है पर ये मॉडरेटेड उसका नाम है, सिंपल वाटर मॉडरेटेड रिएक्टर. सिमिलरली हैवी वाटर मॉडरेटेड रिएक्टर, यानी जिसमें हैवी वाटर एज ए मॉडरेटर यूज किया हो. ये दो कॉमन सेम इसके जैसे ही थे. जो अलग है वो ये है
एक है ग्राफाइट मॉडरेटेड रिएक्टर एंड नेक्स्ट इज बेरिलियम मॉडरेटेड रिएक्टर। इसके अलावा जिरकेलॉय, जिरकोनियम मॉडरेटेड रिएक्टर्स भी आते हैं। दैट इज जस्ट एग्जांपल ऑफ मेटल मॉडरेटेड रिएक्टर। यानी आप अलग अलग मेटल्स को जो मॉडरेट के प्रॉपर्टी रखते हैं उनको यूज कर सकते हो, उसके नाम से आ जाएंगे। बट मेजरली ये 4 यूज होते हैं, तो इनके नाम दिए गए हैं। पर्टिकुलरली इंडिया में एक बात बता देता हूँ, जो ब्रीडर रिएक्टर होते हैं ना, उनका नाम ही कुछ ऐसा दिया होता है कि आप खुद सोच के हंसोगे, फास्ट ब्रीडर थोरियम रिएक्टर। अब इसमें आपको क्या मालूम पड़ा कि फर्स्ट उसमें जो न्यूट्रॉन एनर्जी है वो फास्ट रिएक्टर की है, यानी कोई मॉडरेटर यूज नहीं किया गया है, एंड जो फास्ट न्यूट्रॉन्स है उनको हम डायरेक्टली यूटिलाइज कर रहे हैं। देन कम्स ब्रीडर यानी वो इस कैटेगरी में आ गया, यानी उसमें बाय प्रोडक्ट जो है वो आपका न्यूक्लियर फ्यूल होगा ऑफ फर्टाइल नहीं फिशनेबल कैटेगरी। उसमें आप फर्टाइल इनपुट कर रहे हो एंड आपको फिशनेबल मटेरियल मिल रहा है बाय प्रोडक्ट के तौर पे। ये एक और डेटा मिल गया। थोरियम, अब उसने फ्यूल का मटेरियल डायरेक्ट बता दिया, तो मटेरियल के बेस का थोरियम 232 इज अ फर्टाइल मटेरियल, सो फर्टाइल मटेरियल वाला है। तो आपको ये भी एक डेटा मिल गया कि फर्टाइल मटेरियल बेस है, उसमें मॉडरेटर यूज नहीं किया है, उसमें आपको बाय प्रोडक्ट के तौर पे फिशनेबल मटेरियल मिल रहा है, एंड सो गोज। तो इतना सारा डेटा आपको खाली उसके नाम से पता चल गया। ये कब होगा? जब आपने क्लासिफिकेशन अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। सो दैट इज द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ क्लासिफिकेशन। सो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ आ गया होगा और आपके एग्जाम्स में भी हेल्पफुल रहेगा। विद दैट सेड, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too.